वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अक्ष गुरुकुल। तो आज हम अपने एनवायरमेंटल साइंस की 7th और लास्ट यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनसंख्या, पर्यावरण पर उसका प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानवों की कुल संख्या मानव जनसंख्या कहलाती है। वर्तमान में मानव जनसंख्या का लगभग 8 बिलियन के आसपास होना पाया गया है। मतलब जो हमारी वर्तमान में अभी मानव जनसंख्या है वो 8 बिलियन है। ठीक है। जनसंख्या का बढ़ना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन। तो अब हम देखते हैं कि जो मानव जनसंख्या के बढ़ने के कारण है ना, वो क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा उच्च जन्म दर। मतलब कई देशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, जन्म दर अधिक होता है। मतलब एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि उच्च जन्म दर कहलाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कम मृत्यु दर। चिकित्सा में प्रगति, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिसके कारण उच्च जन्म दर या फिर जनसंख्या वृद्धि में प्रभाव हुआ है या बढ़ोतरी हुई है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रवासन। लोग बेहतर जीवन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ बिहार के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या फिर रोजगार के अवसर पाने के लिए दिल्ली या फिर मुंबई जैसे राज्यों में प्रवासन या फिर प्रस्थान करते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र की या फिर उस राज्य की जो विशेष जनसंख्या होती है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको कैसे किया जा सकता है। मतलब जनसंख्या को कम करने के जो उपाय हैं वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा शिक्षा। लोगों को परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूक करना। देखिए, अगर ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी या फिर अधिक जनसंख्या होगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी। अब लोगों की मांग बढ़ेगी तो उसमें उपभोक्ता उत्पादन और शहरीकरण जैसी जो गतिविधियाँ होगी उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे जो हमारा वातावरण है ना, जो हमारा पर्यावरण है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो जनसंख्या है ना, उसको कंट्रोल करके रखना भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है हमारे वातावरण के लिए। ठीक है। तो लोगों को ना उसके बारे में जागरूक करा जाएगा, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य सेवाएं। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, जैसे कि गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सरकारी नीतियाँ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी नियोजन और नीतियाँ बनाना, जैसे कि एकल परिवार नीति। मतलब जो सरकार है वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिसमें कि एक कपल में सिर्फ एक बच्चा हो। ठीक है। जिसको एकल परिवार नीति भी कहा जा सकता है, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपने परिवार के आकार का निर्माण स्वयं कर सकें। मतलब जो वुमेन्स हैं उनको नॉलेज देनी चाहिए कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसको आप कैसे कम कर सकते हो। ठीक है। उनको शिक्षा प्रदान, ये जो नॉलेज है या फिर ये जो जानकारी है इसको हम शिक्षा के माध्यम से भी दे सकते हैं। आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन के दौरान भी दे सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई ऐप भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वह आर्थिक प्रोत्साहन। परिवार नियोजन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना। इन उपायों के माध्यम से मानव जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है और संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारा पर्यावरण है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है संसाधनों की अधिक मांग। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल, ऊर्जा, भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है। इससे
इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है जो अंततः उनके समापन की ओर ले जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अधिक जनसंख्या होगी तो रहने वाले लोगों की जो काउंटिंग होगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिससे जो उनकी जो मांग है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब जहाँ पे 2 लोग हैं, अगर वहाँ पे 4 लोग हो जाएँ तो अधिक जल लगेगा, अधिक ऊर्जा लगेगी, अधिक भोजन लगेगा और जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी मांग अधिक हो जाएगी। तो ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट है हमारा वायु प्रदूषण। अधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक वाहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन। इन सब से वायु में प्रदूषण बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वही एग्जाम्पल है, अगर कहीं पर 2 लोग रहते हैं लेकिन अगर वहीं पर उन 2 की जगह 4 लोग रहने लग गए, तो अब उनको आने जाने के लिए वाहन जो है उसमें उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, उद्योग है उसमें बढ़ोतरी होगी, जो वो ऊर्जा का उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा जल प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि के साथ घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का उत्पादन भी बढ़ता है। ये अपशिष्ट नदियों, झीलों और समुद्रों में जाकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। मतलब अगर अधिक जनसंख्या होगी तो जो उनके उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अब जब वस्तुओं के उपयोग में बढ़ोतरी आ रही है तो उनका खराब होना या फिर अपशिष्ट का जो खतरा है वो भी बढ़ेगा, जिससे जल प्रदूषण होगा और ये जो जल प्रदूषण है ये पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा वनों की कटाई। अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण कृषि और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई होती है। इससे जैव विविधता में कमी और कार्बन के अवशोषण में कमी आती है। मतलब जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनको रहने के लिए एक स्थान भी चाहिए, जिसके लिए वो क्या करेंगे, वो जंगलों में जो वन है ना उनकी कटाई करेंगे वहाँ पे रहने लायक भूमि बनाने के लिए, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है। यानी अधिक जनसंख्या के कारण अधिक संसाधनों का प्रयोग होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन होगा और जो हमारा वातावरण है वो गर्म होगा। सिक्स पॉइंट है हमारा जैव विविधता का नुकसान। जनसंख्या वृद्धि से आवासों का विनाश होता है, जो कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। ठीक है, अब जब लोग हैं जंगलों को काट कर अपना शहरीकरण करेंगे, वहाँ पे शहरों का निर्माण करेंगे, मट्टी के ऊपर कंक्रीट की लेयर चढ़ा देंगे तो मट्टी का भी मृदा प्रदूषण भी होगा, जिससे जैव विविधता और वहाँ पे जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है उनकी प्रजाति भी विलुप्त हो जाए। तो ये सब पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं जनसंख्या वृद्धि के। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए मुख्य आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में 1970 के दशक में शुरू हुआ। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। मतलब जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उत्तराखंड में ना अधिक वनों की कटाई हो रही थी, जिसके खिलाफ जहाँ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उत्तराखंड के, उन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया। चिपको का अर्थ है गले लगाना। यह आंदोलन अंगूरों के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए वहाँ के ठेकेदारों के विरुद्ध किया गया था। मतलब जब उत्तराखंड में अंगूरों के जो वृक्ष थे, जब उनकी अत्यधिक कटाई हो रही थी ना, अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उनको रोकने के लिए ना वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ के ठेकेदारों के विरुद्ध, जो उन पेड़ों को काट रहे थे, उनके विरुद्ध ही आंदोलन शुरू करा। आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते थे। इस आंदोलन की प्रेरणा से लोग जंगलों के महत्व को समझने लगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हुए। चिपको आंदोलन ने न केवल वन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, बल्कि यह महिलाओं की भूमिका को भी उजागर किया। इस आंदोलन ने भारत में पर्यावरणीय आंदोलन को प्रेरित किया और इसे एक वैश्विक उदाहरण माना। चिपको आंदोलन ने पर्यावरण
और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सेकंड है हमारा अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में 1990 के दशक में शुरू हुआ। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन इसका मुख्य ध्यान जंगल, जल और जमीन के संरक्षण पर था। अपिको का अर्थ है सहयोग, और यह स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया। मतलब ये जो आंदोलन था ये भी उत्तराखंड में ही शुरू हुआ, 1990 के दशक में शुरू हुआ। और जो चिपको आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था जो अंगूरों के वृक्ष थे उनकी अंधाधुंध कटाई को रोकना, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य था ना वो जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर था। ठीक है। जो अपिको का शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है सहयोग। यह स्थानीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया। आंदोलन ने वन विकास परियोजनाओं के तहत स्थानीय लोगों की भूमिका और संसाधनों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। अपिको आंदोलन ने ग्रामीणों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी करने का अधिकार दिया। इसने पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अपिको आंदोलन ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, बल्कि यह स्थानीय लोगों के अधिकारों के प्रति भी जागरूकता फैलाने में सहायक रहा। ठीक है। थर्ड हमारा है साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन 1980 के दशक में भारत के केरल राज्य में शुरू हुआ। यह आंदोलन साइलेंट घाटी क्षेत्र में एक जल विद्युत परियोजना के खिलाफ था, जो पर्यावरणीय और पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक मानी गई। देखो, ये जो साइलेंट घाटी आंदोलन था ना, इसमें एक केरल की नदी के ऊपर ना एक डैम बनाने का जो सुझाव था वो लिखा गया। अब जब डैम का निर्माण शुरू हुआ ना, तो वहाँ के जो केरल के या फिर जहाँ पे डैम बन रहा था वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये आपत्ति जताई कि अगर यहाँ पर डैम बन जाएगा तो यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र और जो पर्यावरण विविधता है ना उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इसलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना उन्होंने इस डैम के बनने का विरोध किया। स्थानीय निवासियों, पर्यावरणीय विदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस परियोजना का विरोध किया, क्योंकि इससे क्षेत्र की जैव विविधता और वन्य जीवों को खतरा था। आंदोलन ने न केवल साइलेंट घाटी के संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि विकास परियोजना को स्थानीय समुदाय और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर ही लागू किया जाना चाहिए। अतः इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप साइलेंट घाटी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। फोर्थ हमारा और जो लास्ट है वह है नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी पर बन रही बड़े बांधों की परियोजना के खिलाफ विरोध करना था। यह आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे मेधा पाटकर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व किया। आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि इन बांधों के निर्माण से हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, साथ ही पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा था। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसमें क्या था, जो नर्मदा नदी थी ना उस पर बांधों का निर्माण किया जा रहा था, मतलब डैमों का निर्माण किया जा रहा था। अब जब डैमों का निर्माण किया जा रहा था ना तो निर्माणकारी जो लोग थे उनके सामने समस्या आ रही थी कि अगर हम डैम बना लेंगे ना तो यहाँ पे जितनी भी बस्तियाँ या फिर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको विस्थापन करना पड़ेगा, मतलब इस स्थान से कहीं और भेजना पड़ेगा। तो जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। और एक समस्या ये भी थी कि स्थानीय लोगों को लग रहा था कि जो जैव विविधता है ना, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि इन बांधों के निर्माण से हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, साथ ही पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा था। आंदोलन ने जंगल, जल और जमीन के अधिकारों के लिए एक व्यापक संघर्ष का रूप लिया। इसके परिणाम स्वरूप नर्मदा परियोजना की समीक्षा और कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी। ये हमारी यहाँ तक की वीडियो थी और हमारी जो 7 मिनट थी वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। थैंक यू।